नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मैंने फिर आपसे कहा था कि सवाल पर चर्चा में होंगे आपसे नए नए लोग मुखातिब, और सबसे बड़ी बात है मैं आपको मिलवाने वाला हूँ कोटा के एक्सपर्ट्स से, जिन एक्सपर्ट्स ने मेंटर किया है थाउजेंड ऑफ मेडिकल एस्पिरेंट्स को, उनको पहुँचाया है केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही नहीं बल्कि उनके ड्रीम कॉलेज में। वो अच्छे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के साथ साथ बहुत अच्छे मोटिवेटर भी रहे हैं। तो आज इस एपिसोड नंबर 4 सवाल पर चर्चा में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ ऐसी शख्सियत से जिनको 19+ ईयर का एक्सपीरियंस है। बहुत प्लीजेंट पर्सनालिटी, जिनसे मिल करके हमेशा बहुत एनर्जी फील होती है। बच्चों को तो होती है, साथ ही साथ हमें भी होती है। और आज आपको इस पॉडकास्ट में उनसे मिल करके, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है प्यारे बच्चों, वो अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि 19+ ईयर एक्सपीरियंस अपने आप में एक बहुत बड़ा तजुर्बा होता है। मैं आपको बता दूं, आपने मेंटर किया है रैंक 1 और 6, इसके अलावा 100+ स्टूडेंट्स को उन्होंने अपने इस टीचिंग एक्सपीरियंस में मेंटर किया है, और साथ ही साथ 50,000+ स्टूडेंट्स को उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंचाया है। जी हाँ प्यारे बच्चों, उनको बुलाने से पहले एक शेर उनकी शान में पढ़ा जाए कि यूं तो दुनिया के समंदर में कमी होती नहीं, यूं तो दुनिया के समंदर में कमी होती नहीं, सैकड़ों मोती हैं, सैकड़ों मोती हैं मगर इस आब का मोती नहीं, इस आब का मोती नहीं, यानी कि इस क्वालिटी का मोती नहीं। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आतिश राज राय सर, ATR सर, बहुत बहुत स्वागत है सवाल पर चर्चा में आज आपका मेरे साथ। और बच्चों की डिमांड रही है कि भाई जल्दी से ATR सर को लेकर के आओ, कुछ चर्चाएं करते हैं। ऑब्वियस है हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं आज बायोलॉजी को लेकर के। बायोलॉजी में प्यारे बच्चों अगर हम बात करेंगे तो बॉटनी की बात करेंगे सर के साथ, और बॉटनी में भी जो सबसे बढ़िया एक प्यारा सा टॉपिक है जिसे आप जेनेटिक्स कहते हैं, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं फिर आपसे कहता हूं कि हमारा सलाहकार कौन होना चाहिए। हम जब चर्चा करें तो हमें चर्चा उस व्यक्ति से करनी चाहिए जिस व्यक्ति को उस विषय का अनुभव हो, जिसने बहुत सारे बच्चों को उस जगह तक पहुंचाया हो। तो आज मुझे लगता है शायद जितना मैंने परिचय दिया, ऐसी शख्सियत का मिलना, हमारे शो में आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप मोशन नीट डिवीज़न में सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी हैं और बहुत सारे बच्चों को मेंटर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है आप जैसा अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ऐसे ही आप बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार भी रखते हैं। तो सर शुरुआत करते हैं आज ये एपिसोड, ये श्रृंखला आज चौथा एपिसोड है। बच्चों के कमेंट्स निरंतर आ रहे हैं सर, और मुझे लगता है सर बच्चे लाभान्वित भी हो रहे हैं। पूरा इंडिया इस शो को देख रहा है, और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं उस चर्चा से सब बच्चे लाभान्वित होते हैं। तो सर और बताइए आप कैसे हैं। बढ़िया सर। कैसा लग रहा है सर आपको शो में आकर के। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, तो सर सवाल पे चर्चा में शुरू करते हैं। जो सबसे पहला सवाल हम जिसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस आते हैं। 90 क्वेश्चंस में बॉटनी जूलॉजी का अगर हम बाइफर्केशन करें तो मान के चलिए कि लगभग 45 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ पहला सवाल कि जो बायोलॉजी में जो वेटेज है, किन किन चैप्टर्स का ज़्यादा वेटेज है। पहले अगर बायोलॉजी को डिवाइड करें सर, तो जूलॉजी और बॉटनी, उसमें बॉटनी का वेटेज ज़्यादा है कंपेरिजन टू द जूलॉजी। ठीक है सर। और बॉटनी में अगर बाइफर्केट करना चाहें हम लोग या डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करना चाहें तो उसमें एक तो अपना है जेनेटिक्स, दूसरा मैं बोलता हूँ बायोटेक सर। दूसरा बायोटेक। बायोटेक छोटा टॉपिक है सर। कंपेरिजन करें अगर जेनेटिक्स में तो नंबर ऑफ लेक्चर बायोटेक में काफ़ी कम लग रहा है, लेकिन स्कोरिंग काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो जेनेटिक्स का अप्लाइड पार्ट हो गया सर। तो आजकल एप्लीकेशन से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, इसलिए बायोटेक छोटा टॉपिक होने के बावजूद भी क्वेश्चन उससे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा सर। देन इकोलॉजी और फिर प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, ये सर। तो बेसिकली जेनेटिक्स की बात करें सबसे पहले, जेनेटिक्स के बाद बायोटेक के बाद प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद इकोलॉजी। ये वेटेज के टॉपिक्स हैं। हाँ, थोड़ा सा तो मैं भी आजकल बायोलॉजी के बारे में 2-4 टर्म्स तो मुझे भी पता है कि भाई वो मुर्गा मुर्गी में उल्टा होता है, ZW होता है जबकि मेल फीमेल में। जी सर, तो क्या वो सब आप लोगों से चर्चा की वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया है, मैं भी समझ लेता हूँ।
और जहाँ तक बात करें सर जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स में 2 चैप्टर होते हैं मेरे ख्याल से। जी सर। एक होता है शायद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और एक शायद होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सर इसमें कितने सवाल आते हैं और बच्चों को उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? अप्रॉक्स सर 15 to 20 क्वेश्चन इसके आसपास आते हैं इसमें से। और जेनेटिक्स में बार बार बोलता हूँ सर कि एक मतलब शायद बायोलॉजी में एक ऐसा टॉपिक है जिसको तो बोलते हैं ना, जो कि बच्चे में फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लॉजिकल उस तरह से इसमें क्वेश्चन है सर। अच्छा। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के हैं। हाँ। अब उसमें होता क्या है कि जो बच्चा सपोज मेंडलिज्म छोड़ दिया सर, उसका मेंडलिज्म अधूरा रहा, तो उसके आगे के टॉपिक भी वो समझ में नहीं पाएगा। तो कंसेप्चुअल टॉपिक है, क्लास में अगर वो बच्चा है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की कहानी है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें सर, तो उसका एक चेन है, जैसे एक टॉपिक का चेन होता है सर, कि जैसे डीएनए छूट गया तो आरएनए समझ में आएगा। तो चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। और ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं, जैसे होता है कि बच्चा बोर होना, तो वो बच्चा इस टॉपिक में बोर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि टॉपिक इंटरेस्टिंग है और उसको मज़ा आता है। लॉजिकल पॉइंट इसमें कई सारे आते हैं जिसको डायग्राम से उसको समझा पाते हैं। मतलब जो लोग कहते हैं यार थोड़ा सा बायोलॉजी सारा रटने वाला है, तो ऐसा नहीं है। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो सर आप कैसे पढ़ाते हैं? कोई ट्रिक थोड़ी सी हमें भी एक बार हल्की सी बानगी सी हो जाएगी, छोटी मोटी। सर जैसे जो जितने भी याद करने वाले टॉपिक आते हैं, बेसिकली ये है कि जेनेटिक्स में तो मैक्सिमम बच्चे जानते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट ऐसे जो अपने को समझना है, लेकिन जो याद करने वाले टॉपिक है डेफिनेटली से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में याद कराता हूँ बच्चों से। तो उसमें उनको मैं बताता हूँ कि जैसे ह्यूमन के अलावा जिन ऑर्गेनिज्म के जीनोम की सीक्वेंसिंग हुई थी, वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से। तो एनसीईआरटी ने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं वो अपने को याद होना चाहिए। तो मैं उनको याद कराता हूँ रेडी राइस, ई कोलाई, एरोडियोप्सिस, डी फॉर ड्रोसोफिला, वाई फॉर ईस्ट एंड एन फॉर नेमेटोड। तो कुछ ऐसे सीक्वेंस। अच्छा, ट्रिक भी बहुत हैवी ना रहे। ऐसा ट्रिक उसी पे काम करे जो बच्चा पढ़ा है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। उसमें क्या होता है, अगर वो बच्चा पढ़ा बस वो कंफ्यूज है ये था या ये था, तो ये चीज़ें उसको बाइफरकेट हो जाए आसानी से। तो मतलब आपका कहना है कि थोड़ी सी ट्रिक्स बट लॉजिक के साथ अगर हम करते हैं तो ये चैप्टर हमें बढ़िया लगने लग जाता है। सर मैं हमेशा यही सवाल पूछ रहा हूँ बार बार, अलग अलग, चूँकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट मेरे साथ है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि एनसीईआरटी का क्या इम्पोर्टेंस है पहली बात, और एनसीईआरटी को कैसे पढ़नी चाहिए, और डायग्राम्स कैसे इसके हेल्प कर सकते हैं। ये 3 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। आप मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं उन सब के ही सवाल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप आराम से हमारे इन सवालों का जवाब दें ताकि हमारे व्यूअर्स को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। सर पहली बात तो सर, अगर मैं एनसीईआरटी, शायद मैं बड़ी बात बोल लूँ, लेकिन जितने भी एजुकेटर होंगे सर वो इस मेरे बात से सहमत होने चाहिए कि एनसीईआरटी कभी भी बायोलॉजी को समझने के लिए फर्स्ट बुक नहीं हो सकती। हाँ, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सर, इसलिए कि शायद जहाँ पे 4 लाइन होनी चाहिए तो उसने 2 लाइन लिखा। हाँ, वो टेक्स्ट बुक है। हाँ, इस वजह से एनसीईआरटी को समझने के लिए टीचर की आवश्यकता पड़ती है सर। तो टीचर का काम है एनसीईआरटी की लाइनों को पहले वो खुद वो टॉपिक समझाए। अगर वो टॉपिक समझ लिया तो बच्चे को बोले कि तुम एनसीईआरटी लेके कल आओ बेटा, जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ इसको हम रीड आउट करते हैं क्लास में। वो रीड आउट करता है तो उसको समझ में आता है कि जो क्लास में कंटेंट हुआ है वो कहीं ज़्यादा एनसीईआरटी के कंटेंट से है। दैट मीन्स एनसीईआरटी समझने में उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर जो डायग्राम उसका एनसीईआरटी का, उस डायग्राम को भी उसको पता होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम से जब क्वेश्चन आएगा उसकी लेवलिंग थोड़ी सी हटके हो सकती है। प्रॉब्लम ये है सर कि अगर मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी के डायग्राम से समझाना चाहूँ तो बच्चों को मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि वो डायग्राम प्रॉपर है ही नहीं। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो एनसीईआरटी का डायग्राम होगा। तो समझने के लिए तो हमने कई सारे डायग्राम बनाए रखे हैं, लेकिन उसमें से एक डायग्राम वो भी होगा जो एनसीईआरटी में बनाया है। तो बच्चों को बताएंगे हम कि ये डायग्राम किसका है, एनसीईआरटी का है। फिर एनसीईआरटी लाएगा बच्चा, उसको समझेंगे। तो मतलब पहले टीचर का काम है कंसेप्ट को समझाना सर, उसके बाद एनसीईआरटी की लाइनों को समझाना, और फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी के डायग्राम को समझाना। अच्छा, इसमें एक और बेस्ट वे, बट टाइम की वजह से आदमी नहीं कर पाता सर, कि अगर सपोज कोई मैकेनिज्म चल रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन एक टॉपिक सर मॉलिक्यूलर बेसिस का, उसमें बताते हैं कि हेलिकेज आता है, टोपोआइसोमेरेज आता है, डिफरेंट एंजाइम, और क्लास में समझाते हैं। अगर बच्चा वो चीज़ समझ ले और समझने के बाद फिर उसको 3D में दिखाया जाए, मतलब मूवी टाइप उसको चलाया जाए, तो वो बच्चा लंबे समय तक उसको याद कर सकता है। मतलब विजुअल मेमोरी में अगर वो चला जाए जी, पहले नहीं, समझाने के बाद अगर वो दिखाएं तो बच्चों को लगता है हाँ ये चीज़ तो हमने पढ़ी और ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस में एनसीईआरटी ने जैसे 2 पॉइंट समझाया, उसके नीचे खुद उसने क्वेश्चन पूछा है सर, किसका जवाब बताओ क्या होगा। और आजकल क्वेश्चन का ये ट्रेंड है, मतलब नीट का पैटर्न,
कि जो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा ना, डायरेक्ट वही क्वेश्चन अपने से पूछा जाए। तो बच्चे को अगर एनसीईआरटी के उन क्वेश्चंस का जवाब नहीं पता है तो शायद उनको, या अगर सपोज वो उसको सॉल्व भी करता है तो टाइम लगेगा ना, और अपने को पता है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है और उसको पता है तो उसको जल्दी से वो सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक टाइम मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब बेसिकली सही तो हो, विद इन द टाइम भी हो, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन है, इतने सारे बच्चे आपके साथ बैठे हैं और समय का तो झगड़ा है ही सारा का सारा, क्योंकि ऑब्वियस है टाइम की तो बात है। जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है सर, जिसकी स्पीड है रेप्लिकेशन की 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, तो स्पीड भी और एक्यूरेसी भी है। तो मैं यही बोलता हूँ कि शायद अगर हम भी बन जाए डीएनए पॉलीमरेज और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी कुछ वैसी हो जाए तो सिलेक्शन तय है। बेसिकली सही कह रहे हैं। और थोड़ा सा क्या है, अपने गुणधर्मों में परिवर्तन अगर व्यक्ति करता है तो वो कंपटीशन के लायक रहता ही है। बाकी वैसे मुझे लगता है शायद सर जब आप लोग इस विषय को बच्चों को पढ़ाते हैं और जितना आपका अनुभव है, तो मुझे लगता है शायद वो बच्चा अपने आप आपके साथ कोप अप करता है। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से जब बच्चे आपके बारे में चर्चा करते हैं तो कहते हैं यार एक तो मेंडल है और फिर एक दूसरे ATR सर है, माफ़ी चाहूँगा लेकिन सर जितनी बढ़िया चीज़ें आप बच्चों को समझाते हैं अपने अनुभव के आधार पर, वो शायद मुझे लगता है उनकी एक्यूरेसी के साथ साथ उनकी शायद स्पीड भी बढ़ा देती है। तो बच्चों हम एक बार दोबारा से चर्चा करें, उस सवाल को रिपीट करें। जैसा सर ने कहा कि एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक अध्यापक के संग उसका साथ अगर है तो उसका एक आनंद है। आनंद के साथ साथ उसकी जो टेक्स्ट लाइन्स हैं उन लाइन्स को आप डिटेल में चर्चा करिए। साथ ही साथ डायग्राम पर, एक डायग्राम पर डिपेंडेंट मत रहिए, उस डायग्राम के साथ भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस की आवश्यकता है जो आप अपने अध्यापक के साथ महसूस करेंगे, उसको पढ़ सकेंगे, उसको जान सकेंगे। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी स्पीड। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने सिलेक्शन को बेहतर तरीके से ले पाएंगे। सर ये तो थी जेनेटिक्स की बात जी। जो मुझे लगा, मुझे समझ में आया तो वेटेज भी आपने इसका बढ़िया बताया। वेटेज के साथ साथ जो दूसरी बात आपने बताई कि भाई इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि ये सब्जेक्ट एक लॉजिकल सब्जेक्ट। सर इसके अलावा जो हम चर्चा करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो सर प्लांट फिजियोलॉजी को भी का कितना वेटेज है और बच्चों को उसको कैसे पढ़ना चाहिए? सर पहले प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर हुआ करते थे, अब उसको 2 चैप्टर तो हटा दिया उन्होंने। अच्छा, वो दो चैप्टर ऐसे थे जो अपने को याद करने थे, वो हट चुके हैं। अच्छा सर, आपकी बात रोक के कहूँगा, जो चैप्टर हट चुके हैं जी, क्या उनके सवाल आने की संभावना कभी रहती है? अभी तक तो नहीं हुआ सर कि जो चैप्टर हटे हों उनसे वो सवाल आए हों। वो अलग बात है कि कनेक्टेड है तो टीचर जो है वो बता देता है कि ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है तो शायद आ जाए, तो वो पॉइंट टीचर बता देता है क्लास में। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन जो टॉपिक हट चुके हैं उनसे आजकल नहीं पूछे जा रहे। तो कॉन्फिडेंट, हाँ, तो मतलब बच्चे कॉन्फिडेंट रहें कि जिनको हटा दिया गया है वो हट चुके हैं, उस पर ज़्यादा एनर्जी ना लगाएं। मैं बच्चों से यही बोलता हूँ सर कि जो नई वाली एनसीईआरटी वो लो, हाँ, तो आपने पुरानी वाली एनसीईआरटी ना लो। क्योंकि होता है कि सर एक होता है ना कि ये टॉपिक है, ये पेज है, तो क्यों ना पढ़ लेते हैं, ये एक समस्या है सर बच्चों के साथ। तो सर नई वाली एनसीईआरटी सर मुझे याद है जब भी 2024 में जब वो झगड़ा हुआ था एक सवाल को लेकर के, एक एटॉमिक फिजिक्स का सवाल था, तो उसके अंदर एक लाइन थी सर, जिन बच्चों ने पुरानी एनसीईआरटी ली वो तो वो लाइन लिख करके आए, जिन बच्चों ने नई एनसीईआरटी ली वो लाइन लिख के आए। अब उसमें विवाद हो गया जी। विवाद इस बात का हुआ कि उन्होंने कहा पहले तो कि भाई जिन पे पुरानी एनसीईआरटी उनका भी ठीक है क्योंकि उन्होंने अपने भाई बहनों से एनसीईआरटी ली है, लेकिन अब सवाल ये है कि भाई बहनों से एनसीईआरटी ले तो ली, लेकिन गलत तो गलत और सही तो सही है। तो फिर बाद में वो बात सही हुई और उन्होंने नई एनसीईआरटी को फॉलो किया। तो सर आपने इतनी बढ़िया बात बोली है बच्चों को कि इस बात के लिए बच्चों को समझना पड़ेगा कि भाई जो नया ट्रेंड है, जो नई चीज़ है, उसको फॉलो करना चाहिए। ये तो आपने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया, क्योंकि अब मान लीजिए हमने एनसीईआरटी ही चेंज कर दी, उसकी चीज़ें बदल दी और आप पुरानी को लेकर के बैठे हो, तो क्या आप अपडेटेड हैं या नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी सर। और एनसीईआरटी में सर जैसे अपन भी डिस्कस करते हैं टॉपिक में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हैं गलत, ऐसा नहीं कि नहीं गलत है। नई वाली एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें सुधारी गई हैं। अब बच्चा वही जो बोल रहे हो सर कि पुरानी वाली एनसीईआरटी ले रहा है तो वो डाटा पुराना वाला उठा रहा है, तो उसमें कन्फ्यूज़न है। तो इसलिए बच्चों को नई वाली एनसीईआरटी पढ़ना जिसमें नंबर ऑफ पेजेस कम है, और हम जानते हैं कि जो बुक जितनी पतली होती है ना सर, मतलब रिवीजन में तो मज़ा आता है सर, उसमें समझने में मज़ा आया ना, लेकिन रिवीजन में मज़ा आता है। तो अगर एक पतली एनसीईआरटी उसको दिख रही है तो उसको पता है कि इन पेजेस को अपने को पलटना है, वैसे समझाने का काम और समझने का काम क्लास में हो चुका है, सर ने पढ़ा दिया, कोई डाउट नहीं है। मैं बच्चों को ये भी बोलता हूँ सर कि जो मैंने लिखा, जैसे शायद बच्चों के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख करके हम समझ पाते हैं सर कि मेरी बात बच्चों तक पहुँच पाई है कि नहीं पहुँच पाई, तो एक्सप्रेशन बताता है सर। तो बच्चे ने कॉपी में लिखा, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो उसको बच्चा जब एनसीईआरटी पढ़ता है तो बोलता है कि सर एनसीईआरटी समझने में तकलीफ आ रही है। तो मैं बच्चों को यही बोलता हूँ
ये तकलीफ न तो हमारी वजह से न तो तुम्हारी वजह से, ये एनसीईआरटी के लैंग्वेज की वजह से। इसलिए इसको समझना होगा तुम्हें। तो समझने की हाँ, दवाई कड़वी है, खानी पड़ेगी और थोड़ी देर बाद उसका असर आएगा। देखो सिलेबस से तो एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकते, लेकिन समझने के लिए सर टीचर की आवश्यकता। तो मैंने सही बात की थी कि आप एक अच्छे मोटिवेटर भी हैं। देखिए प्यारे बच्चों कितना, सर देखिए वैसे तो देखिए बात बिल्कुल सही है कि जो शिक्षक होता है वो एक विद्यार्थी को घड़े की बातें सहेजता है, बाहर से चोट करता है, अंदर से सहारता है। तो ये गुण तो अगर एक अध्यापक में है, जैसे आपके अंदर है, बच्चे की आप केयर करते हैं, उसकी भाषा को समझ पा रहे हैं और बार बार उसको बोल रहे हैं देख दवाई कड़वी है लेकिन खानी पड़ेगी, क्योंकि सर अल्फाज की तासीर में ताकत होती है। एक शेर है बहुत बढ़िया कि तुमने समझा ही नहीं अल्फाज की तासीर को, नरम लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे, नरम लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे। और मैं आपको बता दूं, जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सर से ये बात सीखने की है। कुछ हो सकता है कुछ अध्यापक गण भी हमें देख रहे हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में एक अध्यापक के अंदर भी विनम्रता का गुण होना चाहिए। हम एक स्टूडेंट से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर विनम्रता हो, लेकिन अगर एक अध्यापक, एक शिक्षक भी विनम्र है, जो बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो मुझे लगता है शायद कि अनुनाद या रेजोनेंस बहुत ईजीली पॉसिबल है। सर बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपने भी बताई। जहाँ तक हमने आपसे चर्चाएं की, जैसे एनसीईआरटी की चर्चा हो गई, मुझे लग रहा है शायद बीइंग ए नीट हेड मेरे भी बहुत सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं। अब मैं भी बच्चों को शायद ढंग से काउंसिल कर पाऊंगा और उनको अच्छे से समझा पाऊंगा कि मैं भी उनको बोलूँगा भाई एनसीईआरटी जैसी कड़वी दवाई है उसको लेकिन खानी पड़ेगी और उस पर अपने को काम करना पड़ेगा। सर बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। प्लांट फिजियोलॉजी में मैंने बच्चों से सुना है आपके बारे में कि आप उसमें बहुत इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं। मतलब आप उसको कहीं ऐसे किस चीज़ से उसको कनेक्ट करते हैं कि बच्चों को इंटरेस्ट आने लगता है? थोड़ा सा आप भी जो है मुझे वो प्लांट फिजियोलॉजी का तरीका बताएं ताकि मैं भी इस बात को समझ सकूं कि कैसे, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी तो आप सब जानती हैं कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी कैसे इंटरेस्टिंग है, इसके लिए सर आप कैसे एफर्ट डालते हैं? जैसे हम बोलते हैं कि शायद हम अर्थ पे हम हैं सर, हम सर्वाइव कर रहे हैं किसकी वजह से? प्लांट की वजह से। हम बेसिकली कंज्यूमर हैं और प्लांट प्रोड्यूसर है। प्लांट बनाएगा नहीं तो हम खाएंगे नहीं, तो हमें फूड वहीं से मिल रहा है प्लांट से। तो बच्चों को बोलता हूँ, जब प्लांट फिजियोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है ना सर है काफ़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन बच्चा जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ता है तो वो सोचता है कि हम खुद की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसमें वो जितना इंटरेस्ट दिखाता है शायद प्लांट फिजियोलॉजी में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अच्छा, ऐसा आपको लगता है कभी कभी? हाँ नहीं सर, मैं बच्चों को बोलता हूँ क्योंकि वो उसमें बच्चे सोचते हैं सर यहाँ पे एटीपी है, सर यहाँ जीटीपी खर्च हो रहा है, ये पाथवे सर ये याद करना। जी सर। क्योंकि बच्चों की क्वारी क्या होता है, जब डे 1 अपना सिलेबस शुरू होता है सर, जब बैच स्टार्ट होता है तो बच्चे सोचते हैं ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, और सर जब लास्ट टाइम आता है ना तो बच्चा बोलता है सर एनसीईआरटी से काम चल जाएगा क्या? ये एक समस्या है। तो बच्चों को ये बोलते हैं कि सब कुछ समझ, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, और एनसीईआरटी में नंबर ऑफ पेजेस कम है तो शायद रिवीजन मैंने बोला ज़्यादा करते हैं। नई एनसीईआरटी ज़्यादा, हाँ नई वाली नई एनसीईआरटी और जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे हम सिलेक्शन की तरफ उतना बढ़ेंगे। डे 1 जब बच्चा मोशन आ रहा था उसको शायद रास्ता किसी से पूछना पड़ा सर, लेकिन अब उसको पता है कि मोशन की बिल्डिंग कहाँ पर है, और बिना वही जो आप बताते हो सर, अंधेरे में भी चला जाता है, अब तो लाइट भाग गई तो भी चला जाएगा, ये तो रहेगा। तो ये वाली बात है सर। तो जो फोटोसिंथेसिस ना काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। हाँ बट वही चीज़ है सीक्वेंस सर। जैसे एक साइकिल हम बनाते हैं सर, और सपोज वो साइकिल बनाने में अपने को 8 लेक्चर लगता है, बच्चे ने 2 लेक्चर छोड़ दिया तो साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, तो उसको समझ में आएगा ही। तो ये टॉपिक ऐसा है जिसमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि आज अलग चल रहा है कल अलग चल रहा है, आज बच्चे का छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टॉपिक में ऐसा नहीं सर, उसको रेगुलर आना पड़ेगा। और बच्चे आते भी सर, बच्चों को मज़ा आता है ना सर, तो फिर वो तोड़ते, उसको समझ में आता है ग्लूकोज को तोड़ना है, कैसे एनर्जी बनेगी, कितना, जिससे रेस्पिरेशन हमारे अंदर भी चल रहा है सर। हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, प्लांट के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता सर, उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन चलता है। सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है, जो एटीपी हमें चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए एटीपी, उस तरह के रेस्पिरेशन की बात हम प्लांट में करते हैं। तो बच्चा उसको अपने से जब कनेक्ट करता है तो पढ़ने लगता है सर, फिर मजा आने लगता है कि अच्छा ये प्रोसेस ऐसे चलता है। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है कि कैसे बायोलॉजी का रिवीजन करना चाहिए, क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बच्चे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो सर आप प्लीज़ इस पर एम्फेसिस करें। सर जैसे सब अपन बात करते हैं सर, अपना BTS है जो 4 जनवरी से शुरू हुआ, ब्रह्मास्त्र टेस्ट, ब्रह्मास्त्र वाला सर, और 29 अप्रैल को कंप्लीट हो रहा है सर। हाँ सर। तो उसका टेस्ट का सिलेबस बच्चे को पता है कि ये सिलेबस है और ये टॉपिक आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो शेड्यूल बनाए कि उसका रिवीजन जो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग चलेगा सर। तो वो अच्छा
डिफरेंट और कोचिंगों की बात करते हैं सर, कितने टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, लेकिन बच्चे को ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टेस्ट होना चाहिए और बहुत कम टेस्ट होना चाहिए। हाँ मतलब सही कह रहे हैं, मेरी भी राय यही रहती है कि भाई बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लिमिटेड टेस्ट होने चाहिए। क्योंकि टेस्ट पर एनालिसिस भी करना होता है सर, बच्चे के पास टाइम नहीं हुआ तो क्या मतलब है सर ऐसे। आप हमारे टॉपर के डिवीज़न के हेड भी हैं, बताना भूल गया हूँ, लेकिन आप ये प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं सर आप कि जब बच्चा टेस्ट दे रहा है तो टेस्ट के बाद सर आप तो हमेशा यही कहते हैं कि जब तक बच्चे के टेस्ट का एनालिसिस नहीं होगा, जब तक वो अपने वीक सेक्शंस पे काम नहीं करेगा, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ना टेस्ट ज़्यादा ना टेस्ट कम। ओके सर। और आप डिफरेंट क्वेश्चन पेपर जो उठाते हो कहीं से वो सॉल्व कर लो, मतलब उसके टेस्ट सीरीज में आपको ये नहीं कि यहाँ भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, वहाँ भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, वो शेड्यूल जो है ना सर 3 घंटे का, वो बच्चा उलझ गया सर। आप पेपर को एक्सचेंज कर लो, यहाँ पे पेपर आकर के सॉल्व कर लो, वो बेस्ट ऑप्शन है सर। तो सीरीज को ये को रिवीजन के लिए बार बार लास्ट में शायद अपन तो सर अभी थोड़ा बहुत टाइम है, लेकिन शायद जनवरी के बाद जैसे फरवरी में आते हैं हम लोग, या फरवरी के बाद हम लोग ये बोलते हैं कि अगर डाउट है तो डाउट रहने देना। अब वो टाइम नहीं है शायद कि डाउट हम क्लियर करें सर। अभी जितना आपको आता है उसको अच्छी तरह से आपको रिवाइज करना, कंप्लीट करना है। जी सर। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये है कि वो बाहर के पेपर तो करें लेकिन बाहर के टेस्ट शेड्यूल्स के साथ इंगेजमेंट ना दिखाएं। अच्छा, वरना क्या होता है कि टेस्ट क्लैश कर जाते हैं अपने सिस्टम के साथ, बाहर के साथ। मतलब मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, चाहे टेस्ट आप किसी भी संस्थान में पढ़ें, लेकिन आप अपने ही संस्थान की टेस्ट सीरीज करें, ज़्यादा बेहतर है। आप दूसरे संस्थान के पेपर कर सकते हैं, करिए ज़रूर, लेकिन उसको अलग से कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। वरना सही कह रहे हैं सर, बच्चे बहुत सारे टेस्ट पेपर्स ले लेते हैं, फिर वो हो पाते नहीं हैं, क्योंकि इट डजेंट मैटर व्हाट वी ईट, बिल्कुल मैटर इज़ व्हाट वी डाइजेस्ट, हम डाइजेस्ट कितना कर पाते हैं। और जैसा सर ने कहा कि प्लीज़ पेपर का एनालिसिस प्यारे बच्चों ज़रूर करें, अपनी गलतियों से सीखें, क्योंकि असली गलतियां वो होती हैं जिनसे हम कुछ नहीं सीखते हैं। अच्छा सर, बस मुझे लगता है शायद अब आज काफ़ी चर्चाएं हो गई, आपका इतना महत्वपूर्ण समय आपने निकाला। अब मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि नीट 2026 के लिए बच्चों के डूज और डोंट्स क्या हैं? फर्स्ट सर मैंने बोला पुरानी एनसीईआरटी अपने को नहीं लेना है, और नहीं लेना मतलब नहीं लेना। अपने भाई बहन के एनसीईआरटी मत लेना भाई। होता है कैसे कि भाई बहन में भी क्या उन्होंने अंडरलाइन कर रखा है, वो भी ये पढ़ रहे हैं। एक फ्रेश एनसीईआरटी जिसको आपने पढ़ा है, वो नई वाली एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। इधर उधर किसी टेस्ट सीरीज में आपको उलझना नहीं है, जहाँ पढ़ रहे हैं उसके टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करना है आपको। बाकी जगह के क्वेश्चन को लेकर के आप उसके एनालिसिस कर लो, चलेगा। जब भी टेस्ट दें जो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, शायद सर एक सेलेक्टेड बच्चा आया था तो वो बोलता था कि अपनी मिस्टेक को मैं लिखता था सर। हाँ, उसने मिस्टेक कॉपी बनाई थी। हाँ, यस ऐसी मिस्टेक सर उसको पता है कि ये मिस्टेक मैं कर रहा हूँ तो ये गलतियां कैसे ठीक होंगी, और उसने बोला था सर कि रैपिड रिवीजन मैंने मिस्टेक को देख के किया था। हाँ, क्योंकि जो मैं करेक्ट कर रहा हूँ वो तो मुझे आता ही है ना, जो मेरी गलतियां वो मैंने लिख लिया, इसको मैंने रिवाइज कर लिया, गलतियां खत्म हो गई। तो ये सारी चीजें हैं सर। और प्लस जो बच्चा अब नीट में देने जा रहा है सर, वो डेफिनेटली इमोशनली वीक ना रहे इस टाइम पे, हेल्थ का भी ख्याल रखें सर। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे साल पढ़ाई की और लास्ट के 2 महीने अगर हेल्थ इशू आ गया सर तो सिलेक्शन भारी हो जाता है। तो हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा बच्चे को, मेंटली और फिजिकली दोनों। तो बहुत सारी बातें बच्चों आपको सर ने बताई, और जो बातें बताई वो अपने अनुभव के आधार पर सही बताई। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। नई एनसीईआरटी, फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ का ध्यान रखना है, टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, टीचर्स के साथ बैठ करके एनसीईआरटी को पढ़ना है, जैसा सर ने बताया। क्योंकि टीचर्स के साथ जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो उसका एक अलग ही मज़ा है। और जैसा सर का सब्जेक्ट जेनेटिक्स है तो उन्होंने कहा कि लॉजिकल तरीके से पढ़िए, थोड़ी सी मेमोरी यानी कि थोड़ी बहुत ट्रिक्स और थोड़ा बहुत लॉजिक उसके साथ पढ़िए। तो समय चूँकि कम है, समय की बाध्यता है, लेकिन जितना भी समय था उसमें सर ने हमारे सवालों को बहुत बढ़िया तरीके से हमें उत्तर दिया, अपना महत्वपूर्ण समय निकाला सवाल पर चर्चा के लिए। आपके प्यारे बच्चों, कोई और सवाल हो तो मैं आपसे फिर कहता हूँ कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने सवालों के उत्तर प्राप्त कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में सवाल पर चर्चा के। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय आतिश राज राय सर, सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी तथा हेड टॉपर केयर डिवीज़न। सर, आपने इतना समय निकाला, इतने बढ़िया सवालों का जवाब दिया। मुझे लगता है शायद आज ये जो पॉडकास्ट है ये केवल कोटा ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया का बच्चा सर सुन रहा होगा, गांव ठाणी का बच्चा भी इससे कहीं ना कहीं लाभान्वित जरूर होगा। और सर, जैसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ एक आधी यूनिक चीज़ निकल के आती है। तो आज की जो यूनिकनेस है वो ये है कि नई एनसीईआरटी से ही पढ़ें। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, सवाल पर चर्चा के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।